हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैनिता क्लासेस में। और दोस्तों मैं शुभम पांडे। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। दोस्तों हमने एनसीईआरटी की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और डिस्कस करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप भी स्टार्ट कर दो और एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि अब नीट का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और जिनका 11th बोर्ड होगा वो भी नज़दीक ही आ चुका है। तो दोस्तों आप अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए थ्योरी पार्ट को पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और ताकि पता लग जाए आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में। क्योंकि जब तक आप फेस नहीं करोगे क्वेश्चन को तब तक आप डरते ही रहोगे कि बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप क्या करते हैं, देखने की कोशिश करो यूट्यूब चैनल पर, ताकि हमारे वॉच टाइम इंक्रीज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कौन सी वीडियो की ज़रूरत है। और दोस्तों हम जल्द ही क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। बायोलॉजी पे तो ऑलरेडी स्टार्ट ही कर चुके हैं और हमने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट को देख चुका है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को भी देख चुका है और हाइड्रोजन को स्टार्ट कर दिया है। फिजिक्स में हम पहली बुक भी 11th की स्टार्ट कर दिए हैं और 11th की दूसरी बुक भी स्टार्ट कर दिए हैं और जल्द ही 12th की बुक भी स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों हाँ, आप हमारे चैनल के साथ बने रहो और हम वादा करते हैं कि आपको 3 महीने के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और लगभग 20,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा देंगे। 20,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा देंगे। दोस्तों हमारा टारगेट है कि जैसे ही हमारे 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम 500 क्वेश्चंस पर डे कराएंगे, पर डे 500 क्वेश्चंस, जिसमें कि लगभग 300 क्वेश्चंस बायो के होंगे और 100 क्वेश्चंस केमिस्ट्री और 100 क्वेश्चंस फिजिक्स से होंगे। तो दोस्तों ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आते हैं, और सारे क्वेश्चंस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे और जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, ठीक है। और एम्स और जिपमर को भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, एम्स और जिपमर को भी हम लेके चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और आज हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, चैप्टर 9। Introductions. In chapter 7 we studied the rotation of the bodies and then realized that the motion of a body depend on how mass is distributed within the body. हमने चैप्टर 7 देखा और उसमें हमने देखा कि रोटेशन ऑफ बॉडीज के बारे में हमने पढ़ा, और हमने ये देखा कि मोशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड करता है कि हमारा मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हमारा मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस तरह से हमारी बॉडी मोशन करेगी। तो हमने देखा भी था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सब चीज़ें। हाँ जरूर है कि अभी हमने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे रोटेशन को तो आपको पता ही होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द बॉडी, वी डिस्ट्रिक्टेड आवरसेल्फ टू द सिंपलर सिचुएशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। A rigid body generally means a hard solid object having a definite shape and size. सभी जानते हैं rigid body वही होता है जिनकी definite shape and size होती है। But in reality bodies can be stretched. But वास्तविकता में बॉडी को स्ट्रेच किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, कंप्रेस्ड किया जा सकता है और बेंड किया जा सकता है। कंप्रेस्ड किया जा सकता है, सिकोड़ा जा सकता है और बेंड किया जा सकता है, मतलब मोड़ा जा सकता है। इवन द अप्रिसिएबली रिजिड स्टील बार, चाहे वो रिजिड स्टील बार की हम बात करें जिनको हम रिजिड मानते हैं, कैन बी डिफॉर्म, उन्हें भी हम डिफॉर्म कर सकते हैं। व्हेन sufficiently large external force is applied on it, जब उस पे sufficiently large external force applied करेंगे तो, and this means that solid bodies are not perfectly rigid. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो solid body होते हैं वो perfectly rigid नहीं होते हैं। A solid has definite shape, a solid के पास definite shape and size होता है। In order to change, हमें उसे चेंज करने के लिए or deform the shape or size of a body, a force is required. अगर हमें उन्हें deform करना है तो हमें force की जरूरत पड़ती है। एंड इफ यू स्ट्रेच अ हेलिकल स्प्रिंग, अगर हम हेलिकल स्प्रिंग को स्ट्रेच करके देखें, बाई जेंटली पुलिंग इट्स एंड, उनके इट्स एंड को आराम से खींच कर देखें, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज स्लाइटली, जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड व्हेन वी लीव, जब हम उन्हें छोड़ देते हैं, द एंड ऑफ द स्प्रिंग इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, और जब हम छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग फिर से अपने प्राप्त कर लेता है अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप। The property of a body by virtue of which it tends to regain its original size and the shape when the applied force is removed is known as elasticity. फिर हम ये कह रहे हैं कि जो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है अपने शेप को फिर से वापस प्राप्त कर लेने की, रिगेन कर लेने की, अप्लाइड फोर्स को जब हम छोड़ देते हैं या हटा देते हैं तो अपनी शेप को वो फिर से रिगेन करने की जो ये प्रॉपर्टी होती है यही होती है इलास्टिसिटी, और इसी पे आज हम डिस्कस भी करेंगे इलास्टिसिटी। एंड द डिफॉर्मेशन कास्ट इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। एंड जो अगर कुछ डिफॉर्मेशंस बने रह जाते हैं जो कि बॉडी रिगेन नहीं कर पाती है तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशंस। तो इलास्टिक में जो डिफॉर्मेशंस हुए हैं, थोड़ी सी
बदलाव जो हुए हैं, डिफॉर्म हो गए हैं, जो कि फिर से फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, इलास्टिक फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फिर से अपना शेप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वो डिफॉर्म हो गए, परमानेंटली डिफॉर्म हो गए, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशंस। एंड हाउ यर इफ यू अप्लाई फोर्स, जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स टू ए लंप ऑफ ए putty or mud, they have no gross tendency to regain their previous shape। जब हम कीचड़ उचड़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपने शेप को रिगेन नहीं करते हैं, जब हम फोर्स हटा देते हैं उसके बावजूद भी, तो एंड दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं। और सच सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड प्लास्टिक। ऐसे सबस्टेंस को हम प्लास्टिक बोलते हैं जो फोर्स को हटा देने के बावजूद भी अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाते हैं, दोबारा वहाँ हासिल नहीं कर पाते हैं, दोबारा उस शेप के नहीं बन पाते हैं, डिफॉर्म परमानेंटली हो जाते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। पुट्टी, ठीक है, तो पुट्टी हमारा समझ रहे हैं कि जो हम पुट्टी दीवारों पर लगाया जाता है, पुट्टी एंड मड आर क्लोज टू आइडियल प्लास्टिक, ये लगभग समान माने जाते हैं आइडियल प्लास्टिक के। द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग डिजाइन। जो इलास्टिक बिहेवियर है मटेरियल का, ये काफ़ी प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंजीनियरिंग डिजाइन में, इंजीनियरिंग डिजाइंस में। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल डिजाइनिंग बिल्डिंग, अगर हमें बिल्डिंग डिजाइन करना होता है, नॉलेज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लाइक स्टील्स, कॉन्क्रीट etc इज इसेंशियल। हमें नॉलेज होनी चाहिए किसकी, कि कितनी इलास्टिसिटी स्टील की है, कॉन्क्रीट की है, और बहुत सारी चीज़ें, ये काफ़ी ज़रूरत होती हैं बिल्डिंग को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और उन्हें भूकंप से बचाने के लिए। द सेम इज ट्रू इन द डिजाइन ऑफ द ब्रिज, ब्रिज को डिजाइन करने के लिए, ऑटोमोबाइल्स, रोप वे etc। एंड वन कुड आल्सो आस्क कैन वी डिजाइन एन एरोप्लेन्स विच इज़ वेरी लाइट बट सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग। क्या हम डिजाइन कर सकते हैं एरोप्लेन को जो बहुत हल्का हो, मतलब कि हल्का हो बट सफिशिएंटली स्ट्रांग हो, लेकिन मजबूत काफ़ी हो। कैन वी डिजाइन एन आर्टिफिशियल लिम्ब, क्या हम आर्टिफिशियल लिम्ब विच इज लाइटर बट स्ट्रॉन्गर, वो लाइटर हो लेकिन स्ट्रॉन्गर हो। वाई डज अ रेलवे ट्रैक हैव अ पर्टिकुलर शेप आई, क्यों पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक का पर्टिकुलर शेप होता है आई जैसा, ठीक है, कि ऊपर चौड़ा होगा, बीच में क्या होगा, पतला होगा, फिर नीचे चौड़ा होगा। तो विच इज अ ग्लास, वाई इज अ ग्लास ब्रिटेल, हमारा ग्लास ब्रिटेल क्यों होता है, वाइल ब्रास इज अ नॉट, और ब्रास हमारा ब्रिटेल क्यों नहीं होता है। आंसर्स टू सच क्वेश्चंस बिगिन विद द स्टडी ऑफ हाउ रिलेटिवली सिंपल काइंड ऑफ लोड्स आर फोर्स एक्ट टू डिफॉर्म डिफरेंट सॉलिड बॉडीज। और हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से डिफॉर्म करता है जब हम लोड अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं डिफरेंट सॉलिड बॉडीज पे। एंड इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द इलास्टिक बिहेवियर, और इसमें हम इलास्टिक बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड व्हिच यू वुड आंसर मैनी सच क्वेश्चंस। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, we know that in a solid each atoms or molecules is surrounded by neighboring atoms or molecules। हम सभी जानते हैं कि सॉलिड में सारे एटम्स अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स या एटम्स से ढके होते हैं, ठीक है, या घिरे होते हैं। and these are bonded together by interatomic or intermolecular force and stay in a stable equilibrium positions। ये bonded होते हैं एक दूसरे से interatomic या intermolecular force के द्वारा, या तो एटम्स के बीच में फोर्स होंगे या इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, एंड स्टे इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, और रुके रहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। व्हेन ए सॉलिड इज डिफॉर्म, जब सॉलिड हमारा डिफॉर्म होता है, द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड, तो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिस्प्लेस्ड होते हैं फ्रॉम दियर इक्विलिब्रियम पोजीशंस एंड काजिंग अ चेंज इन इंटरएटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तब उनके इंटरएटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो बदल जाती है। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाता है, द इंटरएटॉमिक फोर्स टेंड टू ड्राइव देम बैक, तो जो इंटरएटॉमिक ये फोर्स होते हैं ये उनको फिर से वापस लाने की कोशिश करते हैं जो चेंजेज हुए रहते हैं to their original positions, thus the body regains its original shape and size। इसलिए बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को फिर से रिगेन कर लेता है। The restoring mechanism can be visualized by taking a model of spring ball system shown in figure 9.1। और इस रिस्टोरिंग मैकेनिज्म को हम विजुलाइज करेंगे एक मॉडल ऑफ स्प्रिंग बॉल सिस्टम फिगर 9.1 में आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर, हाँ, स्प्रिंग बॉल सिस्टम, ये फिगर 9.1 में आप देख सकते हैं कि जब अगर हम इसको डिस्प्लेस कर देंगे तो ये स्प्रिंग्स तनेंगे, और उसके बाद जब छोड़ देंगे तो स्प्रिंग फिर इनको वापस ला लेंगे। तो बिल्कुल स्प्रिंग जैसा काम करते हैं हमारे इंटरएटॉमिक फोर्स।
हियर द बाल्स रिप्रेजेंट द एटम्स एंड स्प्रिंग रिप्रेजेंट द इंटरएटॉमिक फोर्स। तो बाल्स हमारे एटम के जैसा बिहेव कर रहे हैं और स्प्रिंग हमारे इंटरएटॉमिक फोर्स के जैसा। इफ यू ट्राई टू डिस्प्लेस एनी बॉल, अगर आप ट्राई करोगे डिस्प्लेस करने के लिए एनी बॉल्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, द स्प्रिंग सिस्टम ट्राइज टू रिस्टोर द बॉल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब उनको आप दूर ले जाने की कोशिश करोगे तो ये स्प्रिंग फोर्स है, ये क्या करेगा, उनको वापस लाने की, बॉल को बैक करने की इट्स ओरिजिनल पोजीशन की कोशिश करेगा। तो दस इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक नेचर ऑफ द सॉलिड। तो इलास्टिक बिहेवियर को हमने माइक्रोस्कोपिक एटम्स के रूप में, नेचर के रूप में, कि एटम्स कैसे बिहेव करते हैं उनके नेचर के रूप में हमने सॉलिड की इंटरएटॉमिक इलास्टिक बिहेवियर को यहाँ पर बताया कि उनके बीच में जो फोर्स लगते हैं वो इनको फिर से रिगेन करने की कोशिश करते हैं, फिर से अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश फिजिसिस्ट, रॉबर्ट हुक हमारे एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, 1635 to 1603 आफ्टर डेथ, परफॉर्म्ड, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्प्रिंग्स एंड फाउंड दैट द इलोंगेशंस चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स आर लोड। ठीक है, तो उन्होंने इलोंगेट किया एक स्प्रिंग सिस्टम को, उन्होंने देखा कि जितना ज़्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं इलोंगेशंस स्प्रिंग में तनन उतना ही ज़्यादा हो रहा है। इन 1676 ही प्रेजेंटेड हिज लॉ, उन्होंने अपना लॉ दिया ऑफ इलास्टिसिटी, उन्होंने अपनी इलास्टिसिटी का लॉ दिया, एंड नाउ कॉल्ड हुक्स लॉ, उस लॉ को हम बोलते हैं हुक्स लॉ, एंड वी शैल स्टडी अबाउट इन सेक्शन 9.4। हम इसके बारे में 9.4 में पढ़ेंगे सेक्शन में। एंड दिस लॉ लाइक अ बॉयल्स लॉ, ये लॉ बिल्कुल बॉयल्स लॉ जैसा है, इज वन ऑफ द अर्लीस्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन साइंस। It is very important to know the behavior of the materials under various kind of loads from the context of engineering designs। हमें बहुत important ये चीज़ है हमको जानना कि metals कैसा behave करेगा various kind of force और load पर from the context of engineering design के अगर तौर पे अगर हम देखें, हम कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उस तौर पे हमें जानना चाहिए कि कौन कैसा मटेरियल बिहेव करेगा जब उन पे हम लोड अप्लाई करेंगे अलग अलग डायरेक्शंस पे। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एंड व्हेन फोर्स आर अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाइड किया जाता है ऑन ए बॉडी इन सच अ मैनर दैट द बॉडी इज स्टिल इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि हमारा जो बॉडी है वो अभी भी बना रहे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो इट इज डिफॉर्म्ड टू अ स्मॉल और लार्ज एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो डिफॉर्म होगा ये तो डिपेंड करता है कि हमने कितना मटेरियल कैसा है। भाई हम जानते हैं कि सॉलिड कम डिफॉर्म होता है, उसमें भी अगर हम और कठोर सॉलिड लेंगे तो वो और कम डिफॉर्म होगा। एंड ये भी डिपेंड करता है कि हमने कितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है। तो द डिफॉर्मेशंस मे नॉट बी नोटिसेबल विजुअली इन मैनी मटेरियल बट इट इज देयर। बहुत जगह तो हम डिफॉर्मेशन को देख नहीं पाते हैं विजुअली, बट वहाँ पे डिफॉर्मेशंस होता है। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए डिफॉर्मिंग फोर्स, जब बॉडी को सब्जेक्ट किया जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है इन द बॉडी, एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है टू द अप्लाइड फोर्स, जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं उसके उल्टे डायरेक्शन में, ताकि उनको वो फिर से उस पोजिशन पर ला पाए। The restoring force per unit area is known as stress. The restoring force per unit area is known as stress. And if F is the force applied normal to the cross-sectional area, A is the area of cross-sections of the body. अगर A area of cross-section पे force applied कर रहे हैं हम, कौन सा normal force, तो स्ट्रेस हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस होगा F/A. The SI unit of stress is Newton per meter square or Pascal. And its dimensional formula is mL inverse T के power -2. There are three ways in which a solid may change its dimension when an external force act on it. तो तीन तरीके से सॉलिड अपना चेंज कर सकता है डायमेंशन जब एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं। There are shown in figure 9.2. In figure 9.2a, a cylinder is stretched by two equal force applied normal to its cross-sectional area. The restoring force per unit area in this case is called tensile force. जब दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा के उसे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस उसे हम कहेंगे। एंड इफ द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, अगर उसे हम कंप्रेस्ड करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ ए अप्लाइड फोर्स, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो एक टेंसाइल स्ट्रेस होगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। एंड टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस
कैन आल्सो बी टर्म एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम कौन सा नाम देंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नाम देंगे। एंड इन बोथ द केस देयर इज अ चेंज इन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। दोनों केस में सिलेंडर का लेंथ चेंज होगा। सो ये भी वजह है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसका नाम होने का। देखो जब हम टेंसाइल करेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगा और जब हम कंप्रेस करेंगे तो लेंथ डिक्रीज होगा। The change in the length delta L to the original length of the body cylinder in this case is known as longitudinal stress। और जो ये चेंज हुआ है, ठीक है, लेंथ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ में सिलेंडर के, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा L बाई L। However, if two equal and opposite deforming force are applied parallel to the cross section area of the cylinder as shown in figure 9.2b, there is a relative displacement between the opposite face of the cylinder and the restoring force per unit area developed due to the applied tangential force is known as tangential or shearing stress। तो हमने देखा कि जब दो अपोजिट फोर्स में, और अभी तक हम नॉर्मल फोर्स लगा रहे थे सिलेंडर के एरिया के, लेकिन अब हम क्या लगा रहे हैं, जब पैरेलल लगा रहे हैं तो जो अपोजिट सरफेस है उनके एटम्स के बीच में मूवमेंट होगा। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स जब पर यूनिट एरिया ये डेवलप होगा तो उसे हम बोलेंगे टेंजेंशियल शेयरिंग स्ट्रेस। आप फिगर के थ्रू इसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आप ये देख रहे हैं कि पहला फिगर जो है ये तो हमारा क्या है, एरिया के परपेंडिकुलर है फोर्स, तो इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और ये देख रहे हैं लेंथ, और जब हम देख रहे हैं कि क्या लगा रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं, तो एक फेस तो वहीं पर है, लेकिन जिस फेस पर हम लगा रहे हैं वो डिस्प्लेस करके थोड़ा सा बेंड कर गया और थीटा एंगल बनाया, और डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसने थीटा एंगल बनाया। जैसे आप ये देखिए फिजिक्स की बुक में भी आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर पैरेलली फोर्स लगा रहे हैं, वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये पहला जो हमारा था वो सिलेंडर बॉडी अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस इलोंगेट्स बाय डेल्टा एल। फिर था शेयरिंग स्ट्रेस जो अभी तुरंत हमने पढ़ा, अन ए सिलेंडर डिफॉर्मिंग इट बाई an angle theta and a body subjected to a shearing stress d। A solid body under a stress normal to the surface at every point hydraulic stress and the volumetric stress is delta v by v, जिसको हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे। but there is no change in shapes। तो एज अ रिजल्ट ऑफ, अभी हम कुछ देर बाद इनको पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। एज ए रिजल्ट ऑफ अप्लाइड द टेंजेंशियल फोर्स देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बिटवीन द अपोजिट फेस। अपोजिट फेस के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डेल्टा एक्स बिटवीन द अपोजिट फेस ऑफ द सिलेंडर एज शोन इन द फिगर 9.2b। ये देखिए डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो दोनों फेस के बीच में। The strains so produced is known as shearing strain and it is defined as the ratio of relative displacement of the faces delta x to the length of the cylinder। तो शेयरिंग स्ट्रेस होता है डेल्टा एक्स बाई एल, लेंथ हो गया एल हो गया लेंथ ऑफ द सिलेंडर, और डेल्टा एक्स हुआ दोनों फेस के बीच में डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट फेस के बीच में, इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम द वर्टिकल ओरिजिनल पोजिशंस ऑफ द सिलेंडर। यूजुअली थीटा इज वेरी स्मॉल, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू angle theta, and if theta equal to 10 degree for examples there is only 1% difference between theta and tan theta। It can be also be visualized when a book is pressed with a small and pushed horizontally as shown in figure 9.2c। Thus the shearing strain tan theta equal to theta। In figure 9.2 d a solid sphere placed in a fluid under high pressure is compressed uniformly in all directions on all sides। The force applied by the fluid act in perpendicular direction at each point of the surface and the body is said to be under hydraulic compression। जब वॉल्यूम पर, पूरे वॉल्यूम या कह दो कि पूरी एरिया पे कांस्टेंट फोर्स वो भी परपेंडिकुलर लगता है, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक कंप्रेशन एंड दिस लीड टू द डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। और ये क्या करता है, डिक्रीज करता है उसके वॉल्यूम को विदाउट एनी चेंज ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल शेप, बिना ज्योमेट्रिकल शेप को कम किए हुए। आप देख रहे हैं कि पहले हमारा ब्लैक लाइन से जो लाइन है फिगर डी में वो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था और ये डॉटेड लाइंस बाद का वॉल्यूम है। तो ये प्रेशर अप्लाई करने के बाद का वॉल्यूम हो गया है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में, लिक्विड में डाल दें तो उस पर कांस्टेंट प्रेशर्स लगेंगे, कांस्टेंट फोर्स लगेंगे जो कि उनके वॉल्यूम को कम कर देंगे।
तो दिस लीड अस डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल शेप एंड द बॉडी डेवलप्स internal restoring force and that are equal and opposite to the force applied by the fluids and the body restores its original shape and size when taken out from the fluids। और जब इनको हम बाहर निकाल लेंगे फ्लूइड से तो ये अपने शेप को फिर से रिगेन कर लेंगे, अपने ओरिजिनल वॉल्यूम को फिर से रिगेन कर लेंगे। तो द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस is known as hydraulic stress and in magnitude is equal to the hydraulic pressure applied force per unit area। तो हम प्रेशर को तो जानते ही हैं कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। द वॉल्यूम स्ट्रेन produced by a hydraulic pressure is called volume strain and is defined as the ratio of the change in volume delta V to the original volume V। volume strain delta V by V, since the strain is a ratio of change in dimension of the original dimensions and it has no dimension, नो यूनिट्स आर डायमेंशनल फार्मूला। तो हमने वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी बाई देखा, फिर शियर स्ट्रेन हमने देखा डेल्टा एक्स बाई एल और फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने देखा डेल्टा एल बाई एल। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक वाज बॉर्न ऑन जुलाई 18, 1635 इन फ्रेश वाटर आइसल ऑफ वाइट। ही वाज one of the most brilliant and versatile 17th century English scientists। He attended Oxford University but never graduated. Yet he was an extremely talented inventor, instrument maker and building designer. He assisted Robert Boyle in the construction of the Boyle's air pump. In 1662, he was appointed as the curator of experiments to the newly founded Royal Society। In 1665, he became professor of geometry in Gresham College, where he carried out his astronomical observations. He built a Gaussian reflecting telescope and discovered the fifth star in the trapezium and an asterism in the constellations Orion, suggested that Jupiter rotates on its axis, plotted detailed sketch of Mars and which were later used in the 19th century to determine the planet's rate of rotations, stated the inverse square law of describes planetary motions and which Newton's modified later, etc. And he was elected fellow of Royal Society and also served as the society secretary from 1667 to 1682. In his series of observations presented in Micrographia, he suggested wave theory of light and first used the word cell in a biological context. As a result of his study of quark, Robert Hooke is the best known to the physicist for his discovery of law of elasticity, ut tenitio sis vis, and this is a Latin expression and it means as the distortions so the force, and this law laid the basis for the studies of stress and strain and for understanding the elastic material। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर देखने की कोशिश करो वीडियो को, ताकि हमारे वॉच टाइम बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।